Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. This is part 2 on the same chapter, that is security in the contemporary world. In the previous video, we tried to understand, sir, what is this chapter name talking about? I tried to explain you कि इस चैप्टर में हम सिक्योरिटी को कंसर्न करने वाले हैं, सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन सिक्योरिटी किस कॉन्टेक्स्ट में? इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो मैंने आपको बहुत एक फ़नी वे में बताया था कि अगर कहीं आप अपने ग्रैंडफादर से बोलेंगे कि सिक्योरिटी में क्या इंक्लूड होना चाहिए था, तो दे मस्ट हैव सेड कि केवल वॉर से बचना ही कैन बी टर्म्ड एज सिक्योरिटी, है ना। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने कहा था ट्रेडिशनल नोशन, है ना। आपके लिए एक फ्लोचार्ट बनाया है, जरा देखिए ध्यान से कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन स्मॉल रिकैप, सिक्योरिटी मतलब आपको सेव करना, है ना, आपको किसी चीज़ से बचाना, लेकिन हर मुश्किल चीज़ से बचाना कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन सिक्योरिटी बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ वेरी ह्यूज। और ऑब्वियसली अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि सबको मच्छर काटने से ही बचाना है तो नहीं हो पाएगा, फिर वो कहने के बाद कि सिक्योरिटी दे रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। तो हमने आपको एक वर्ड दिया कि कोर वैल्यूज़ या कोर पार्ट किसी कंट्री के डिस्टर्ब करने को, उसे बचाना है, दैट विल बी टर्म इन सिक्योरिटी। और हमने समझा था कि ट्रेडिशनल नोशन एक है, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसे मैंने आपको कहा कि पुराने व्यूज़ कह सकते हो। ट्रेडिशनल नोशन में हम क्या डिवाइड करते हैं, इसे दो पार्ट डिवाइड करते हैं, एक हो जाएगा एक्सटर्नल, एक हो जाएगा इंटरनल। और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल दैट कैन बी द वेरी नैरो डेफिनेशन ऑफ दिस सिक्योरिटी थिंग कैन बी, कहता है कि वॉर से बचना। एक्सटर्नल जो कि नेबरिंग कंट्री से होता है, उन चीज़ से सेफ गार्ड करना हमने वहाँ पर देखा था। और ये देखा था कि वॉर में केवल आर्मी में जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी डेथ नहीं होती है, कई बार सिविलियंस भी इसमें मर जाते हैं, दैट इज़ अ पॉइंट। एंड लेटर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड पैराग्राफ कि जब वॉर होता है तो गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 चॉइसेस होते हैं। पहला हमने समझा था कि गवर्नमेंट सरेंडर कर सकती है, दूसरा कि वो प्रिवेंट करने का ट्राई कर सकती है, और तीसरा अंत में हमें लड़ सकता है, अपने डिफेंड करना पड़ सकता है। हमने ये 3 पॉइंट देखे थे। होप अप टू हियर यू आर विथ मी। और मैं आपको ले चलता हूँ एनसीईआरटी के पेज पे, उसके वापस इसी पे आ जाएंगे। नाउ फर्स्ट पेज ओवरव्यू देख लिया हमने, एक चैप्टर विल बी टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी थिंग, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी विल टॉकिंग अबाउट। और व्हाट इज सिक्योरिटी, मैंने आपको एक बहुत ही एक बेसिक डेफिनेशन दी कि सर अगर सिक्योरिटी समझना है एक आसान भाषा में, सिक्योरिटी इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, है ना, किसी भी प्रकार के थ्रेट से फ्रीडम, दैट इज विल बी योर सिक्योरिटी। और इस कार्टून को, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को कल हमने देखा था, जो कि पीस कीपिंग फोर्स को सिम्बलाइज कर रहा था। एक्सटर्नल हमने देख लिया कि वॉर से था, हम किस तरीके से खतरे में रहते हैं, ये हमने कल देख लिया था। एंड देन टुडेज टॉपिक इज, व्हाट इज टुडेज टॉपिक, दैट इज अगेन ट्रेडिशनल पार्टी लेकिन इंटरनल। नाउ यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि उस समय में अगर यूरोपियन कंट्रीज को देखा जाए, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज को देखा जाए, तो वहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा मैटर था ही नहीं, है ना। और एक और बात समझिएगा कि अगर कहीं हम लोग इस बात को समझें कि सर अगर इंटरनली ही सेफ नहीं है, मतलब कंट्री के अंदर हम सेफ नहीं हैं, और बाहर की बात अगर करें तो क्या मतलब है ना। कंट्री के अंदर लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें वॉर से बचना है, कोई मतलब रहेगा? नो। तो हमें समझना पड़ेगा कि बाहर के वॉर से बचने के साथ साथ हमें सिविल वॉर से बचना पड़ेगा, सिविलियंस आपस में न लड़ाई करें, ये देखना पड़ेगा। और आप देख पा रहे होंगे कि सिक्योरिटी के लिए कंट्री को अपने इंटरनल मैटर्स में भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, एक्सटर्नल मैटर में भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज। मैं बार बार आपको ये बना रहा हूँ कि सिक्योरिटी को हम लोग पढ़ रहे हैं और हम अभी केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, दैट इज ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू को हम नोटिस कर रहे हैं। और इसी ट्रेडिशनल में हमने कल एक्सटर्नल देखा था, आज इंटरनल देख रहे हैं कि कंट्री को किस तरीके से स्ट्रांग कर सकते हो अगर वहाँ पर इंटरनली कोई वायलेंस नहीं है।
अगर किसी कंट्री में इंटरनल वायलेंस रहेंगे तो वहाँ की सरकारें मैनेज नहीं कर पाएंगी। अभी आप रिसेंटली बांग्लादेश में देख रहे थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया था, क्या हुआ, सरकारें वहाँ पे काम नहीं कर पाई। होप यहाँ तो आप साथ में है। नाउ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी must also therefore concern what? Internal security. That's why the reason it is not given so much importance that after Second World War it seems to be powerful countries on the earth do not have any internal issues that time. उस समय पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के लिए कोई इंटरनल कोई मैटर ही नहीं था। क्यों? पूरी कंट्री पीसफुल है, इकोनॉमिकली डेवलप है। तो व्हाट दे आर डूइंग? दे आर फोकसिंग ऑन द वॉर। होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड देन लेटर वी अंडरस्टैंड कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। एंड इन कोल्ड वॉर एरा व्हाट वर यूरोपियन कंट्रीज डूइंग? देयर वाज वॉर, but not weapon war na, with the other country. Ideological war was there. So what they are saying, after 1945 the US and the Soviet Union appears to be united and could not expect peace within the border. Most of the European countries, particularly the powerful Western European countries, have no serious threat from the group of or the community living within. और इसके लिए एक और कारण है, बुक में नहीं लिखा है लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब आपका आबादी होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस नहीं है, मतलब सेम है ऑलमोस्ट, तो बच्चों वहां पर विद इन द कंट्री गवर्न करना, रूल करना आसान पड़ जाता है। इंडिया की तरह थोड़ी ना है कि हर 1 किलोमीटर पे कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो इन एक्सटर्नल मतलब इन यूरोपियन कंट्रीज के लिए, इन स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के लिए फिर क्या था? तो बच्चों वी ड्रॉ अटेंशन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन। वी नो द पीरियड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर was the Cold War. The US Western Alliance faced Soviet Communist Alliance, and all above, the two alliances fear military attack from each other. They will build alliances. Some European countries, in addition, continue to be worrying about violence in their colonies. Look at this. For them, internal security is कि colony में क्या हो रहा है. Colony here means whatever the country they have they are in control. Under suppose British India is under control, so they are worrying about कि कहीं वो कंट्री ना हमारे हाथ से निकल जाए। In this example they are giving कि the French fighting in Vietnam in 1950 or the British fighting in Kenya in 1950 in early 1960s, what were these? The colony. See, we are reading about internal, and their internal is some other country where they are actually ruling. समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हाँ इंटरनली स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट इस समय स्ट्रांग कंट्रीज के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स थी नहीं। और जैसे जैसे बच्चों कॉलोनी फ्री होने लगी, यू नो कि अलायंसेज बिल्ड होने लगे, है ना। एक तरफ था आपका सोवियत यूनियन का ब्लॉक, जैसे वेस्टर्न ब्लॉक से हम कह रहे हैं, है ना, ध्यान देना, और एक तरफ नाटो है आपका। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से अलायंस बिल्ड हो रहे थे। तो एज द कॉलोनी बिकम फ्री फ्रॉम द लेट 1940s onward, their security concern were often similar to the European power. Some of the newly independent country like European power becoming the member of the Cold War alliance, the same alliance I am talking about, है ना, therefore had to worry about Cold War being hot war, dragging into what hostilities against the neighboring who might be joining the other side in this Cold War. This tension was there. This internal problem was there at that time कि आप हैं, आपकी पड़ोसी कंट्री ने सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया, है ना, बिकॉज दे आर समवेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो इस तरह की व्यवस्था उस समय की है। And now the Cold War between the two super countries responsible for 1/3 of the all wars, बच्चों ये जो वॉर हो रही हैं ये कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के कारण हो रही है, which after the collapse of Soviet Union slow down. We need to understand also. Now the newly challenges we are facing in Asia and Africa, जहाँ पर अभी कंट्री आज़ाद हो रही हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। वन ऑफ the things that is the newly country facing what prospect of military conflict with a neighboring country from for another they have to worry about internal military conflict. The country face threat not from outside their border, look at this, mostly from the neighboring country.
कि these country were facing threat not only from the outside, है ना, not from outside their border only, both the things. For example, अगर कोई ये एक कंट्री है तो इसे इंटरनल थ्रेट भी है और बच्चों नेबरिंग कंट्री से भी थ्रेट मिल रहा है. Many newly independent country came to fear that their neighboring neighbor even more than they fear of the USA or Soviet Union, है ना, or the former colony power. What they are thinking of? They're quarreled over the border territories of or control of the people, population, or simultaneously दोनों के साथ में प्रॉब्लम राइज हो रहा है. होप आप यहाँ तो समझ पा रहे होंगे कि सर व्हाट यू आर ट्राइंग टू टीच अस. आई एम सिंपली ट्राइंग टू टीच यू कि कल हमने एक्सटर्नल देखा कि किस तरीके से एक्सटर्नल प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है, लेकिन आज इसको ऐड ऑन कर रहे हैं ट्रेडिशनल नोशन के इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों कंट्री को विद इन भी बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम्स आएंगी. और लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें तो स्टार्टिंग के फेज में उनके लिए कोई भी इंटरनल इशू था ही नहीं, है ना. द न्यू स्टेट वरी अबाउट द थ्रेट फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट दे मस्ट बी फ्री एफ्रेड ऑफ द सेपरेटिस्ट मूवमेंट. सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्या बच्चों, आए दिन अगर आपकी कंट्री में लोग इकट्ठा हो जाए और कहें कि हमें आपकी कंट्री से अलग होना है, हमें एक अलग कंट्री बनानी है, तो हाउ यू विल रूल योर कंट्री. तो एट दैट मोमेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट विच वांटेड टू बी फॉर्मिंग अ इंडिपेंडेंट कंट्री. तो यहाँ पर भारत में ही आप देख लीजिए कि पंजाब में बहुत लंबे समय तक खालिस्तान की डिमांड होने लगी थी, एक डिफरेंट कंट्री की बनाने की डिमांड हो गई. श्रीलंका अगर देखेंगे आप तो आपको इलम नाम का एक स्टेट की डिमांड हुई थी अलग करने के लिए तमिल स्पीकिंग पीपल के लिए. तो हर बार ये कंट्रियाँ ये फील करती हैं एज ए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ पर होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में से काउंट करेंगे तो बच्चों समटाइम्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट मर्ज. और बच्चों जब कोई होता नहीं है कि सर में दर्द हो रहा था अब हाथ में दर्द करने लगा, पैर भी दर्द करने लगा, तो बच्चों समस्या बढ़ जाएगी ना. तो बच्चों जब दोनों साथ में होता है तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है. अ नेबर माइट हेल्प और व्हाट इंस्टिगेट on internal separatism movement lead to a tension between the two neighboring country. कई बार बच्चों अगर मान लो हेल्प मिल रही है आपकी तो ठीक बात है, लेकिन बच्चों मान लो कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और बगल वाली कंट्री ने स्पॉन्सर कर रखा है, व्हाट विल हैपन. थिंक अबाउट दिस. फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडिया में याद है तो बच्चों ध्यान देना कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इसे स्पॉन्सर करने का ट्राई किया था, वेपन्स वर ऑफर्ड बाय द पाकिस्तान ओनली. तो व्हाट वाज दिस, हमारी कंट्री बहुत पेन में थी उस समय. तो इंटरनल वॉर नाउ मेक up more than 95% of the all armed conflict fought anywhere in the world between here 46 to 1591 1991. There was a 12-fold rise in the number of civilians war. आपस में ही लोग लड़ रहे हैं. The jump in 2000 year so that a new states external wars with the neighbor and internal pose a serious challenge for the security point of view. True. होप यहाँ पर अब आप समझ पाए होंगे. तब भी बच्चों वापस से अगर आपको मैं ये फ्लो चार्ट दिखाऊं तो इस फ्लो चार्ट से मैं क्या समझाना पाऊँ. चैप्टर का ऑलमोस्ट बच्चों यहाँ पर आधा पार्ट खत्म हो जाएगा अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर सिक्योरिटी मतलब थ्रेट से फ्री होना, फ्री फ्रॉम थ्रेट, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट. लेकिन इसका दो पॉइंट ऑफ व्यू है. फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज ट्रेडिशनल नोशन जो कि बात करता है कि केवल वॉर से खतरा है ना. उसको मैंने आपको बताया एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल में मैंने कहा नेबरिंग कंट्री से लड़ाई करना, दैट विल बी काउंटेड. एंड नाउ टुडे व्हाट वाज माय टुडेज कंसर्न, आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि अगर मान लीजिए ये आप कंट्री है, मान लीजिए इस कंट्री का नाम है रेक्टेंगल ABCD, तो ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स अगर रहेंगी तो ये कंट्री सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होंगी. अगर दोनों साथ में आ जाएगी तो इस कंट्री के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इंटरनल प्रॉब्लम किस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने आपको कहा सिविल वॉर. सिविल वॉर इज द प्रॉब्लम, जहाँ पे सिविलियंस आपस में लड़ाई करने लगते हैं. मैंने आपको ये भी समझाया जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी,
उन सभी में स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्चों, लेकिन जो कंट्रियाँ नई नई इंडिपेंडेंस जिन्हें मिल रही थी बच्चों, वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। वहाँ की मिलिट्री कई बार लोगों के अगेंस्ट चली जा रही थी, तो समझना। और एक और बात, अगर मान लीजिए कंट्री चल रही है और अचानक से एक ग्रुप ने यहाँ पे मान लीजिए वाई ग्रुप पे खड़ा हो गया और कहा मुझे एक अलग कंट्री बना दो और मेरी कंट्री का नाम लिख दो खालिस्तान रख दो, है ना, इलम रख दो, तो ये सब क्या हो जाएगा बच्चों? ये सेपरेटिज्म की मूवमेंट इस कंट्री के यूनिटी को अफेक्ट करेगी। हो, अगर आप दोनों समझ में आ गया है तो बच्चों इसी में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज दिस सोल्यूशन देन, है ना। वापस अगर एनसीईआरटी बोले तो ये हमारा खत्म हो गया, ट्रेडिशनल एंड सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन समवेयर। इसका सोल्यूशन कैसे, कोऑपरेशन कैसे आप हल करेंगे? तो बच्चों ध्यान देना, इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी देयर इज रिकग्निशन ऑफ कोऑपरेशन लिमिटिंग द वायलेंस। वायलेंस को लिमिट कर सकते हैं बच्चों, ऐसे बहुत मास स्केल पे किलिंग से लोगों को बचा सकते हैं कोऑपरेट करके, है ना। तो एक 3 बच्चों टर्म दिया हुआ है, बहुत ध्यान सुनना। उन तीनों वर्ड्स पे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर, अंडरलाइन दिस डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट लिखा है बच्चों। सर डिसआर्ममेंट मतलब क्या होता है? ध्यान देना, disarmament simply means that you will give up your certain types of weapon। give up कर देना कि नहीं, we are not going to use this for the weapon। so for example मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्म कर दूंगा, जो कि नहीं किया गया ऑब्वियसली, लेकिन जो बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए थे, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जिसमें बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करने से लोगों ने डिसआर्ममेंट के लिए एग्री किया, केमिकल वेपन्स के लिए एग्री किया, है ना। एक हो गया बच्चों, एक हो गया डिसआर्ममेंट। द सेकेंड इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सॉरी दिस इज द थर्ड वन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। द सेकेंड वन इज आर्म कंट्रोल। इसमें आप डिसआर्ममेंट नहीं करेंगे बट आर्म्स विल बी कंट्रोल्ड, जो कि सेकंड पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कि हम आपको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं करने देंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में सभी को न्यूक्लियर वेपन क्रिएट करने का परमिशन नहीं था, तो ये क्या है? आर्म कंट्रोल। ध्यान देना कि अगर ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी को आप देखेंगे तो कैसे, तो लिखा है बच्चों, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डू नॉट रूल आउट इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन एज वेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर डिसआर्ममेंट, आर्म कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। नाउ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन द लास्ट पैराग्राफ दे विल टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में दैट यू विल शेयर इंफॉर्मेशन विथ योर नेबरिंग कंट्री। यू विल क्रिएट डैट कि हाँ हम पे विश्वास कर सकते हो, है ना। जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट आपके लिए अटैक के लिए नहीं हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है आपको परेशान करने के लिए नहीं हो रहा है, वो आपकी मेरी कंट्री के विकास के लिए हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सब समझते हैं कि हेयर इंडिया इज हेयर, पाकिस्तान इज हेयर, एंड सपोज यू आर यूजिंग दिस फॉर सम रीजन, बहुत ज़्यादा आर्मी जा रही है यहाँ पर, तो पाकिस्तान को हम इन्फॉर्म कर देंगे कि जो मूवमेंट है आर्मीज का वो आप पे अटैक करने के लिए नहीं है, वो हमारे यहाँ कुछ फंक्शन होने वाला है तो हम वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो व्हाट यू आर सेइंग, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑल्सो एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। जब उन्हें पता रहेगा कि अच्छा हमारी लड़ाई के लिए नहीं कर रहे हैं तो वो अटैक नहीं करेंगे, वो डरेंगे नहीं। तो लिखा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्री शेयर आइडियाज, इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स, they tell each other about their military intentions, actual intentions, है ना, up to a point that their military plan even. This is a way of demonstrating what? That they are not planning for a surprise attack. They're actually doing their own stuff. So they'll also tell each other about the kind of force they possess. They may share information where those forces are deployed, क्यों गए वो वहाँ पर, they will inform you. In short, confidence building the process to design and ensure the rivalry do not go into war through misunderstanding or misconceptions and all. Look at this, कितना आसान हो गया कि आप कैसे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से मैनेज कर सकते हैं। पहली बात, यू ऑब्वियसली यू विल कोऑपरेट, है ना, यू विल समहाउ यू विल प्रैक्टिस सर्टेन थिंग जिसके कारण से रिश्ते संबंध अच्छे हों कंट्री के साथ, मास किलिंग ना हो, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगेन बैक टू माय टॉपिक। अब देखो ट्रेडिशनल नोशन यहाँ से खत्म हो गया।
है ना। ट्रेडिशनल नोशन हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया। और बार बार अगर समझना है तो बहुत छोटे से अगर हम 1 मिनट समझाना चाहें तो सिक्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, फर्स्ट टेक अवे। सेकेंड, security can be taught under the first notion, that is traditional, other is non traditional। अगर मैं एक और वर्ड देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ये ओल्ड नोशन हो गया, ये न्यू नोशन हो गया। पुराने टाइम पे लगता था कि हमें खतरा या तो वॉर से है, दैट इज एक्सटर्नल, या तो सिविल वॉर से है। यहां पर बच्चों ध्यान देना, यहां पर ऐसा नहीं है, आपको ह्यूमन सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने नॉन ट्रेडिशनल में ये तो क्लियर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जब ट्रेडिशनल वाले से पूछा गया कि आप किसको सिक्योर कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा हम बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं, हम अपनी सरकारों को सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने नॉन ट्रेडिशनल नोशन से पूछा तो उन्होंने कहा हम लोगों को सिक्योर कर रहे हैं। और लोगों को खतरा तो टेररिज्म से भी है, ह्यूमन राइट से भी, ग्लोबल पॉवर्टी से भी है, माइग्रेशन से भी है, हेल्थ एपिडेमिक से भी है। और वो सभी चीज़ें जो आने वाले टाइम में लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, वो सभी नॉन ट्रेडिशनल नोशंस में हम देखेंगे। जैसे भारत के इंडिया कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में दोनों सिर्फ समस्याएं हैं, ट्रेडिशनल नोशन से भी और नॉन ट्रेडिशनल नोशन से भी। कैसे? ट्रेडिशनल नोशन की बात करेंगे अगर आप, तो क्या भारत में ने वॉर को फेस नहीं किया है? और नॉन ट्रेडिशनल में क्या भारत में लोग गरीब नहीं है? भारत में टेररिज्म की समस्या नहीं है? भारत में अधिकारों को लेकर प्रॉब्लम नहीं है? भारत में क्या माइग्रेशन या रिफ्यूजी के लिए समस्या नहीं है? क्या भारत में कोविड-19 की समस्या नहीं आई थी? मतलब हेल्थ एपिडेमिक्स आता है कि नहीं आता है ना? होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ, ये जो पार्ट है नॉन ट्रेडिशनल का पार्ट है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है, दैट इज व्हाट इज दिस ट्रेडिशनल नोशन, व्हाट इज दिस एक्सटर्नल एंड इंटरनल थिंग। In tomorrow's class, we will talk about non-traditional. Thank you. See you in the next class.